नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। अचानक बहन अपने भाई के घर पहुंची तो उसने ऐसा क्या देखा कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। दरवाजे की दरार से मीरा ने देखा कि उसका बड़ा भाई दीपक कुछ लोगों के साथ आंगन में बैठकर शराब पी रहा है। उसने सुना कि उसके साथ जो लड़के बैठे थे वह उनसे कह रहा था कि आज काम हो जाना चाहिए। वह कौन सा काम पूरा करने की बात कह रहा था ये मीरा समझ नहीं पाई। उसने अपनी माँ को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस समय जागी ही नहीं, क्योंकि दीपक ने न जाने दूध में ऐसा क्या मिला दिया था जिसे पीने के आधे घंटे बाद ही मीरा और उसकी माँ रमा जी अपने कमरे में आकर सो गई। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था कि ये सारी पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, इसलिए वे दोनों माँ बेटी अपने कमरे में जाकर सो गए। उसने उनके सोते ही उनके कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी ताकि वह इधर उधर कुछ भी करे तो उन्हें पता ना चले। उसने पहले से ही उन लोगों को तैयार कर रखा था जो उसकी माँ और बहन को ठिकाने लगाने में उनकी मदद कर सकते थे। उसने सभी को समझा दिया था कि किसको क्या करना है। उसे इतना पक्का यकीन था कि मीरा और रमा जी को सुबह होने से पहले से होश आने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तब तक वह अपने मकसद में आसानी से कामयाब हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मीरा को तब होश आ गया जब दीपक, जो कि उसका सौतेला भाई था, वह अपने साथ पार्टी कर रहे लड़कों को नोटों की गड्डी थमा रहा था और कह रहा था कि आज काम हो जाना चाहिए, और एक दूसरे को तालियों की थपकी देकर बधाई दे रहे थे। काम हो जाएगा, रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। इन बातों से मीरा ने इतना तो अंदाजा लगा ही लिया था कि उसका सौतेला भाई उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। उसने अपनी माँ को जगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वे जाग जाएं तो वह उन्हें सारी बातें बता सके, लेकिन जब वे जागी ही नहीं तो मीरा ने अपनी सुरक्षा के लिए एक ब्लेड अपने पास छुपा कर रख लिया ताकि अगर मुसीबत आई तो वह उससे अपनी सुरक्षा कर सके। दीपक का काम जैसे ही हुआ उसने धीरे से दरवाज़ा खोला, तब तक मीरा भी अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई ताकि दीपक को शक ना हो कि उसकी बहन को होश आ गया है, वरना वह उसकी माँ को भी नुकसान पहुँचा सकता था। और वह ये भी जानना चाहती थी कि आखिर वह उनके साथ क्या करना चाहता है। उसने देखा कि दो लड़के और उसका भाई उसकी माँ को बोरे में भर रहे थे और तीन लड़के उसे भी एक बोरे में भरने लगे, और उसका भाई कह रहा था, जल्दी करो, ट्रेन के आने का समय हो रहा है। जल्दी से इन दोनों माँ बेटी को रेलवे लाइन के बीचों बीच ऐसे फेंकना कि ट्रेन के आते ही इन दोनों माँ बेटी का काम तमाम आज के आज ही हो जाए, ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। इनके पल्लों सिधारते ही सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। भले ही मेरे पिताजी ने मेरी परवरिश के लिए मेरी माँ के मरते ही मेरी सौतेली माँ को मेरी माँ बना दिया था, लेकिन अब तो पिताजी भी नहीं रहे और मैं इस काबिल तो हो ही गया हूँ कि मैं अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझ ही सकता हूँ। अब मुझे इस माँ की ज़रूरत नहीं है, ना ही इस बहन की। कहकर वह हाँ हाँ करते हुए ठहाका लगाकर हंसने लगी। मीरा बोरे के अंदर से चुपचाप ये सब सुन रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। अगर वह हाथ पैर मारती या कुछ भी बोल देती तो पता नहीं उसका भाई उसकी माँ के साथ क्या कर बैठता, क्योंकि उन्हें तो होश ही नहीं था। इसलिए मीरा अपनी माँ की खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। दीपक ने उन लड़कों को रेलवे ट्रैक पर उन्हें फेंक देने के लिए कह दिया और वह अपने कमरे में आकर आराम से सो गया। दूसरे दिन जब आस पड़ोस के लोगों ने मीरा
और रमा जी के बारे में दीपक से पूछा तो उसने कह दिया कि वे दोनों माँ बेटी उसके मामा के घर गई हैं। जब 1 महीने से ज़्यादा हो गया तो मीरा और उसकी माँ घर नहीं आए, तो मीरा की सहेली रिया उससे मिलने उसके घर गई, जो उसके साथ LLB की पढ़ाई एक ही कॉलेज में एक साथ करती थी। दीपक उस समय अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। रिया ने कहा, भैया मीरा कहाँ है? रिया को देखकर दीपक थोड़ा हड़बड़ा गया। फिर उसने आपको संभालते हुए कहा, अरे रिया, अच्छा हो गया तू यहाँ आ गई। देखना मीरा और माँ कब से मामा के घर गए हुए हैं, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मैंने मीरा को कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन पता नहीं वहाँ ऐसा क्या हुआ है, जब से वे लोग वहाँ गए हैं कुछ परेशान से लग रहे हैं। पहले तो वह मेरा फ़ोन उठाती भी थी, लेकिन अब उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे तो मीरा और माँ के बारे में सोच सोच कर घबराहट सी होने लगी है। 1 महीने से मैं अकेला खाना बनाकर खा रहा हूँ। मुझे तो लगता है अब यहाँ की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वही मामा के घर ही चला जाऊँ। रिया बोली, भैया आप ऐसा मत कीजिए, कैसे पागलों की तरह बातें कर रहे हो। आप हिम्मत रखिए, मीरा बहुत समझदार है, उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, इसलिए मैं उससे मिलने चली आई। हो सकता है वह एग्ज़ाम से पहले आ जाए, आप चिंता मत कीजिए। कहकर वे वहाँ से चली गई। रिया की एक शब्द पागल ने उसकी सोच ही बदल दी। उसे एक आइडिया मिल गया पागल की एक्टिंग करने का। दूसरे दिन से वह अपने आस पड़ोस के लोगों से बोलने लगा कि वह अपनी माँ और बहन के बिना अकेला यहाँ रहकर क्या करेगा। इससे अच्छा तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी माँ के पास चला जाऊँ। अगर वे लोग मेरे पास नहीं आते तो क्या हुआ, मैं तो उनके पास जा ही सकता हूँ ना। कहकर वे कभी उनकी याद में रोता तो कभी हंसता। उसकी ऐसी हरकतें देखकर उसके पड़ोसी कहने लगे, दीपक कितना भोला है, अपने सौतेली माँ से भी कितना प्यार करता है। वो तो अपनी खुद की माँ से भी इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार वह अपनी सौतेली माँ से करता है। सभी लोग दीपक को अच्छा और उसकी सौतेली माँ को बुरा कहने लगे। कुछ लोग तो उसे ये भी कहते कि तू प्रॉपर्टी बेचकर अपनी माँ के पास मत जा, वरना मैं तुझे वहाँ भी बहला फुसला कर तेरा सारा धन हड़प लेगी और तुझे खाली हाथ अपने पास से भगा देगी। बेचारा तू अपनी माँ बहन के प्यार में पागल हुए जा रहा है। लोग बातें बनाते रहे और वो अपने पिता की सारी प्रॉपर्टी, खेत, घर, सारी ज़मीन जायदाद बेचकर रातों रात ऐसे गायब हुआ कि किसी को भी पता नहीं चला। कई लोग कहते, अरे रमा जी तो बहुत अच्छी थी, उसका व्यवहार भी इतना अच्छा था कि कोई जान ही नहीं पाता कि वह दीपक की सौतेली माँ है। नए लोग तो उसके और दीपक के प्यार को देखकर समझ ही नहीं पाते कि रमा जी दीपक की सौतेली माँ है, क्योंकि दीपक की माँ तो उसे जन्म देते ही परलोक सिधार गई थी। इसलिए दीपक की परवरिश की खातिर दीपक के पिता रामेश्वर जी ने रमा जी से शादी कर ली थी। तब से रमा जी ने ही दीपक की परवरिश की थी। कोई कहता, रमा जी ऐसा कुछ कर सकती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। कोई कहता, अरे ये कलयुग है भाई, यहाँ कौन किसके बारे में क्या सोचता है पता ही नहीं चलता, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन तब तक दीपक सभी को चकमा देकर अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर वहाँ से चला गया। लोगों का मानना था कि अपनी माँ के पास गया है, लेकिन शातिर दिमाग वाला दीपक तो सारे रुपए पैसे लेकर सबसे दूर मायानगरी मुंबई शहर में चला गया था। उसने पहले से ही अपने एक दोस्त राहुल से बात कर रखी थी कि वह ढेर सारे रुपए लेकर आ रहा है, उसके लिए एक अच्छी सी फ्लैट का सौदा करके रखे ताकि उसे यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत ना पड़े। उसका दोस्त राहुल, जो कि काफ़ी समय से वहीं रहता था, उसने एक फ्लैट उसके लिए बुक करवा दिया, जिससे अच्छा खासा मुनाफा उसने भी अपने लिए निकाल ही लिया था।
दीपक के अपना फ्लैट खरीद लेने के बाद उसके पास एक भी पैसे नहीं बचा, लेकिन बल्कि उसे पूरा पैसे देने के लिए कुछ रुपए लोन लेना पड़ा। अब फ्लैट की रकम तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन रही बात अब काम की, ताकि वह कुछ काम करके अपना पेट भर सके और लोन की किस्त चुका कर सके। अब राहुल एक आईटी सेक्टर में काम करता था। दीपक ने भी कंप्यूटर की पढ़ाई की थी, इसलिए उसे भी राहुल ने अपने ही ऑफिस में काम दिलवा दिया। दीपक अब जिस ऑफिस में काम कर रहा था वहाँ तो करता ही था, उसके अलावा भी उसने एक फिल्म मेकर के पास साइड हीरो का रोल करने के लिए जाने लगा। वह जाकर उसने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। वह कई प्रकार की आवाज़ें निकालने में माहिर था और गाना भी बहुत अच्छा ही गाता था। उसकी आवाज़ सुनकर फिल्म इंडस्ट्री के एक डायरेक्टर को उसकी आवाज़ बहुत पसंद आई। उसने उसे परमानेंट अपने पास ही रहने खाने की सुविधा दे दी और पेमेंट ही अच्छा खासा देने लगा। अब उसे राहुल के ऑफिस में जाने का समय ही नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने वह नौकरी छोड़ दी और वहीं रहने लगा। दीपक हर महीने लोन की किस्त जमा करने के लिए राहुल के अकाउंट में पैसे डाल दिया करता, ताकि वह इन पैसों से लोन की किस्त भर दिया करे। इस प्रकार उसका फ्लैट का सारा लोन भी जमा हो चुका था। दीपक को अब अपनी कई प्रकार की आवाज़ें निकालने के लिए और गाना गाने के लिए बहुत प्रसिद्धि मिलने लगी। अब कई लड़कियां उसके आगे पीछे घूमने लगी थी। तभी उसकी मुलाकात वही काम करने वाली लड़की रूही से हुई। रूही देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी दीपक की दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ गई और बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों ने एक दिन कोर्ट मैरिज कर ली। अब रूही और दीपक अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए, क्योंकि रूही दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अब पूरे 9 महीने के बाद रूही ने एक सुंदर सी परी को जन्म दिया। अब समय के साथ साथ बच्चे की परवरिश के लिए रूही को अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। अब वह घर पर ही रहने लगी और दीपक रोज ही अपनी जॉब पर जाता। धीरे धीरे दीपक की दोस्ती और भी दूसरी लड़कियों से होने लगी। अब वह रूही और अपनी बेटी पूर्वी पर ज़्यादा ध्यान ना देकर उन अन्य लड़कियों पर ध्यान देने लगा, जो रोज़ नए नए डिमांड करती, और अगर वह उनकी डिमांड पूरी ना करता तो वह नाराज़ हो जाती। अब एक समय ऐसा आया कि वह कई कई दिनों तक अपनी पत्नी और बेटी के पास भी नहीं जाता था। वह कभी इस लड़की के घर तो कभी उस लड़की के घर चला जाता और वहीं सो जाता। जब एक के घर या साथ रहता तो दूसरी को बुरा लगता और दीपक से लड़ाई झगड़ा करती। उधर रूही दीपक को कभी फ़ोन लगाती तो वह उसी के ऊपर चढ़ जाता, और जब भी अपने घर जाता रूही के साथ कुछ ना कुछ बात को लेकर उसकी लड़ाई हो ही जाती और वह गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता, ताकि उसे बाहर की दूसरी लड़कियों को टाइम दे सके। और इस लड़की को टाइम देता वह तो खुश रहती, लेकिन दूसरी नाराज़ हो जाती। उन्हें मनाने के लिए फिर उसे महंगे महंगे गिफ्ट खरीदने पड़ते थे। इस प्रकार दीपक जितना भी कमाता उन लड़कियों के ऊपर ही खर्च कर देता। अब रूही को तो घर चलाने में भी दिक्कत होने लगी। एक दिन उसने फेसबुक पर दीपक को अलग अलग लड़कियों के साथ देखा, जिन्हें मैं भी जानती थी। जब उसने उनके बारे में दीपक से बात की तो वह उस पर भड़क गया और चिल्लाने लगा, कहने लगा, तुम भी तो उसे फील्ड से हो ना, तो तुम मुझे मालूम नहीं क्या कि एक लड़का एक लड़की के साथ काम करे तो दोस्ती होना तो स्वाभाविक ही है। रूही बोली, दोस्ती तक तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी बेटी पूर्वी के बारे में कभी सोचा है कि हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हम कैसे रह रहे हैं? वो तो भला हो जाए भैया का, जो हमारी तकलीफ को समझते हैं और कभी हमारे लिए दवाई तो कभी फल ला दिया करते हैं, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। रूही का इतना कहना था कि दीपक को तो मौका मिल गया उसे भी चरित्रहीन कहने का। वह उस पर बरस पड़ा और कहने लगा, मेरे पीठ पीछे मेरे ही दोस्त के साथ रंगरेलियां मनाती है, तुझे शर्म नहीं आती?
तो खुद ही अपने आप को काबू में नहीं रख सकती और मुझ पर उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाती है कि अगर उसने रूही के ऊपर हाथ उठा दिया। रूही रोती रह गई, लेकिन उसे कुछ नहीं बोली, इस डर से कि कहीं और कुछ कह दिया तो वह या तो उसे और ज़्यादा मारेगा या फिर घर छोड़कर ही चला जाएगा। इसलिए उसने चुप रहना ही उचित समझा। लेकिन दीपक को तो बहाना चाहिए था अपने घर से बाहर निकलने का, इसलिए उसने खूब लड़ाई झगड़े किया और अपनी गाड़ी पकड़कर बाहर चला गया। तभी राहुल का फ़ोन रूही को आया। उसने फ़ोन उठाया और हेलो कहते ही फफक फफक कर रो पड़ी। राहुल को शक हुआ कि आज फिर से दीपक और रूही की लड़ाई हुई है। उसने ये बात अपनी पत्नी नेहा को बताई और दोनों रूही के पास उससे मिलने चले गए। रूही ने सारी बातें रो रो कर राहुल और नेहा को बता दी। नेहा ने रूही से कहा, देखो रूही, राहुल ने तो दीपक को कई बार समझाया, लेकिन वह मानता ही नहीं है। इसलिए अपनी सुरक्षा हमें खुद ही करनी पड़ती है। इसलिए तुम्हें भी दीपक से अपनी रक्षा खुद करनी होगी। उनकी बातें भी चल ही रही थी कि राहुल की माँ ने फ़ोन किया कि उनका बेटा जय सीढ़ियों से उतरते समय गिर गया है, इससे वे लोग जल्दी से घर आ जाएं। नेहा बोली, राहुल आप यहाँ रूही के पास रुकिए, क्योंकि जय आपके पास शायद चुप ना रहे, लेकिन मेरे पास चुप हो जाएगा और मैं मम्मी जी के साथ उसे अस्पताल भी ले जाऊंगी और ज़्यादा ही इमरजेंसी हुई तो मैं आपको कॉल कर दूंगी, आप वहीं आ जाइएगा। कहकर मैं वहाँ से जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। अब राहुल रूही को समझाने लगा कि उसे अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए और वो उसके हर कदम में उसका भाई बनकर उसका साथ देगा। रूही को राहुल की अपनापन भरी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी समय दीपक भी अपने घर आ गया। उसने देखा कि रूही राहुल के गले लगी हुई है। उसके दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया। वह गुस्से से लाल पीता होता हुआ आया और रूही को राहुल से अलग हटाया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसने उन आंसुओं को नजरअंदाज कर उसकी गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। ये सब राहुल से देखा नहीं गया। वह दीपक के ऊपर चीखता हुआ बोला, दीपक ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? उसे क्यों मार रहे हो? औरत के ऊपर हाथ उठाकर तुम कौन सी मर्दानगी साबित करना चाहते हो? राहुल का इतना कहना था कि दीपक उसके ऊपर भी टूट पड़ा। उसे भी कई प्रकार की गालियां देते हुए बोला, अच्छा ये मेरी पत्नी है, इस पर मेरा पूरा हक है कि मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तो होता कौन है मुझे रोकने वाला? दूसरे की पत्नी पर डोरे डालते हुए तुझे शर्म नहीं आई? कहकर उसका कॉलर पकड़कर उसे मारते हुए अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब बारी थी रूही के फिर से मार खाने की। जैसे ही उसने उसकी चोटी पकड़कर खींचते हुए अपने बेडरूम में ले जाकर पटका, वैसे ही वह नीचे गिर पड़ी। उसका सिर पलंग के आखिरी भाग में लगा और ऐसा लगा कि उसके सिर से इतना खून निकलने लगा कि वह वही बेहोश हो गई। दीपक को पता ही नहीं चला कि रूही को कितनी चोट लगी है। वह उसे जितनी मर्जी मारता पीटता रहा और थक कर बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने एक लड़की को फ़ोन किया जिसका नाम रीता था, जिसे वह बहुत पसंद करता था। वह रात भर उसी के साथ रहा। जब वह दूसरे दिन सुबह अपने घर गया तो देखा उसके घर का दरवाज़ा वैसे ही खुला था जैसे वह छोड़कर गया था। अंदर उसकी छोटी सी बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और उसकी सांसें भी ना के बराबर चल रही थी। जैसे ही उसने अपने बेडरूम में जाकर देखा कि रूही के सिर से खून बहकर बिस्तर फैलकर जम गया था। उसने जब रूही को हिला ढुलाकर देखा तो रूही ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे क्योंकि उसके तो प्राण पखेरों ही उड़ गए थे। अब दीपक जैसे ही अपने घर से चुपचाप भागने लगा तभी पुलिस वालों ने उसे धर दबोचा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब उसके साथ क्या हो रहा है। दरअसल जब दीपक ने अपनी माँ
और बहन को रेलवे ट्रैक में बोरी में भरकर फेंकवा दिया था। तब मीरा ने जो एक ब्लेड अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए रखा था वह बहुत ही काम आया। मीरा ने उस ब्लेड की सहायता से बोरे को धीरे धीरे काटना शुरू किया और अपने बोरे को इतना काट लिया कि उस बोरे से आसानी से बाहर निकल सके। फिर उसने अपनी माँ के बोरे को जल्दी जल्दी काटा ताकि वह उन्हें भी उससे जल्दी से बाहर निकाल सके। जैसे ही उसने अपनी माँ को बाहर निकाला वह जल्दी से उन्हें अपने कंधों का सहारा देकर रेलवे लाइन से बाहर निकल लाई। और जैसे ही वह दोनों माँ बेटी बाहर निकली, थोड़ी देर में ट्रेन आ गई और उनकी बोरे उड़कर चले गए, जिन्हें देखकर दीपक के किराए के आदमी बहुत खुश हुए। उन्होंने दीपक को सबूत के रूप में उन बोरों को दिखा दिया कि दोनों माँ बेटी का सबूत भी मिट गया और खाली बोरे उड़ गए। लेकिन उन्हें इतनी ज़्यादा खुश हो गए कि उन्हें यह भी ध्यान नहीं दिया कि उन बोरे में थोड़ा सा भी खून क्यों नहीं लगा है। अब मीरा ने अपनी माँ को बहुत जगाने की कोशिश की। तब थोड़ी देर बाद उन्हें भी होश आ गया। तब मीरा ने सारी बातें बताई और दोनों माँ बेटी चलती चलती वहीं पास के एक गांव में पहुंच गई। वहाँ एक घर में जाकर पानी मांगा। उन्होंने पानी को भी ऐसा पिया जैसे पता नहीं कितने दिनों से प्यासे हो। जब उन्होंने उनसे पूछा कि वे लोग कहाँ से आ रहे हैं तो उन्होंने कह दिया, हम दोनों माँ बेटी मजदूरी की तलाश में निकले हैं। अगर हमें कुछ काम करने के लिए मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस घर का मुखिया बहुत ही सज्जन था। उन्होंने उन दोनों माँ बेटी को अपने घर में मजदूरी करने के लिए लगा दिया। बदले में उन्हें भोजन और पैसे देने का वादा भी किया। दोनों माँ बेटी ने वहाँ मन लगाकर काम किया। उनके काम से उस घर का मुखिया प्रताप जी ने उनसे बातों ही बातों में पूछ लिया कि तुम कोई मजदूर तो नहीं लग रहे हो बेटी, कोई और बात है क्या? क्योंकि तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि उनका चेहरा हमेशा मुरझाया सा उदास उदास सा लगता था। प्रताप जी ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वह उनकी हर संभव मदद करेगा। तब मीरा ने उन्हें बताया कि उसके पिता का नाम रामेश्वर था। तब वह मुखिया बोली, बेटी मैं तो तुम्हारे पिता के समान हूँ। तब रमा जी उन्हें सारी बातें बता दी। प्रताप जी को भी उनकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उन्हें बताया कि उनके बड़े बड़े शहरों में जान पहचान और रिश्तेदार के लोग रहते हैं। दिल्ली मुंबई जैसे शहर में उनके रिश्तेदारी के लोग पुलिस विभाग में भी हैं। वह दीपक को ढूंढने में उनकी मदद ज़रूर करेंगे। तब मीरा ने कहा, बाबा अगर आप मुझे पढ़ाई करने के लिए कुछ रुपए उधार दे देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। फिर मैं अपने स्तर पर भी कोशिश करते उसे ढूंढने की। प्रताप जी ने कहा, बेटिया अगर मेरे इन चंद पैसों से तुम्हारा भविष्य बन सकता है तो मैं तो तुम्हें खुशी खुशी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो पैसे की चिंता ना कर और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। प्रिया ने फिर से अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दी। उसका भाई तो मुंबई जा चुका था, लेकिन उसे पता ही नहीं था। वह चोरी छुपे अपने घर गई तो उसे पता चला कि उसका भाई तो घर और सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपनी माँ के पास चला गया है। लेकिन मियाँ ने ज़्यादा किसी को अपनी सच्चाई नहीं बताई, वरना उसके भाई को पता चलता तो पता नहीं वे क्या करता। इसलिए उसने अपने घर में जाकर जो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स कबाड़ की तरह कमरे में पड़े थे उन्हें चुनकर उठाया और वहाँ से चुपचाप निकल गई। क्योंकि जिस व्यक्ति ने उसके घर को खरीदा था वह वहाँ उस वक्त शिफ्ट नहीं हुआ था। जब मीरा उसी कॉलेज में गई जहाँ वह पढ़ाई कर रही थी, वह जाकर उसने अपने प्रिंसिपल सर को सारी बातें बताई और कहा कि वह कॉलेज में केवल परीक्षा देने के लिए ही आएगी। उसने परीक्षा दी और अच्छे नंबर उसे पास भी हो गई। अब वह आगे की पढ़ाई LLM करने के लिए मुंबई जाना चाहती थी, क्योंकि उसका एक दोस्त मोहित जो LLM साथ में ही करता था, वह भी मुंबई में ही LLM की पढ़ाई के साथ साथ कुछ जॉब भी करना चाहता था, जिससे उसकी फीस भी निकल जाए और पढ़ाई भी पूरी हो जाए। मीरा को भी लगा
शायद उसे भी अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। और उसे अपनी एक सहेली गौरी, जो कि मुंबई में रहती थी, उसे फ़ोन करके अपनी सारी परिस्थिति के बारे में बता दिया। गौरी उन दिनों वह मॉडलिंग का काम करती थी, इसलिए उसे मालूम था कि मुंबई शहर में करने वालों के लिए ढेर सारे काम है। उसने उसे अपने पास बुला लिया। मीरा ने अब LLM की पढ़ाई के लिए एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया और गौरी के साथ मॉडलिंग का काम भी समय समय पर करने लगी। तभी मीरा को पता चला कि दीपक गांव में सभी को झूठ बोलकर आया है कि अपनी माँ के पास गया है, लेकिन उसने तो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर मुंबई जैसे शहर में फ्लैट खरीद लिया है, क्योंकि वह गौरी के साथ ही दोस्ती रखता था। लेकिन मीरा ने गौरी को ये बात बताने के लिए मना कर दिया था कि मीरा भी उसी के साथ रहती है। अब दीपक की हर एक एक्टिविटी पर मीरा की नज़र रहती थी और अपनी पढ़ाई को भी पूरी शिद्दत के साथ करती थी ताकि वह मजिस्ट्रेट बन सके और सारे फैसले खुद कर सके। वह जब मॉडलिंग करती थी तब उसने अपना नाम मेघा बताया था ताकि उसका भाई उसे पहचान ना सके। उसने अपने भाई पर नज़र रखने के लिए एक जासूस भी लगा रखा था, जो उसे पल पल की खबर पूरे सबूत के साथ देता था। गौरी ने भी मीरा की काफ़ी मदद की थी। मीरा ने LLM की पढ़ाई भी पूरी कर ली और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी ताकि वो मजिस्ट्रेट बन सके। जिसने उसका भाई अपने घर से अपनी पत्नी को मरा हुआ जानकर डर के कारण चुपचाप भाग रहा था। उस दिन मीरा ने पुलिस को फ़ोन करके उसके घर भेजा था और जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रख रहा था कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने कह दिया कि वह बिल्कुल भी नहीं जानता कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ था, किसने उसके साथ क्या क्या किया। उधर कुछ पुलिस वालों ने उसकी बेटी पूर्वी को आनन फानन में डॉक्टर के पास पहुंचाया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि उसकी भी सांसें उखड़ चुकी हैं। तब तक मीरा भी मजिस्ट्रेट बन चुकी थी। मजिस्ट्रेट बनने में पूरे 10 साल का समय लगा था। दीपक का केस कोर्ट में गया। गवाही के लिए उसके दोस्त राहुल और उसकी पत्नी नेहा से पूछा गया तो उन्होंने शुरू से लेकर अंत तक पूरे विस्तार से जज साहब के सामने सारा वाकया बता दिया, लेकिन दीपक मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसका केस सबसे पहले हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला, जहां मीरा मजिस्ट्रेट थी। जैसे ही केस की सुनवाई हुई, सारे मुद्दों को एक एक करके रूही की तरफ से सरकारी वकील ने अपना पक्ष रखा, लेकिन उसे झूठा साबित करने के लिए दीपक के वकील ने भी नए नए पैसे बनाए थे। जब मीरा स्वयं ही दीपक के खिलाफ विटनेस थी, तब दीपक की तो होश ही उड़ गई। मीरा को देखकर वह भूत भूत चिल्लाने लगा। तब सभी लोग इधर उधर देखने लगे। तब दीपक ने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया कि उसने खुद ही अपने हाथों मीरा को मारा है और ये यहाँ कैसे आ सकती है। वह सबसे पहले दौड़कर मीरा को छूकर देखना चाहता था, लेकिन वहां उपस्थित पुलिस वालों और वकीलों ने उसे पकड़ लिया और ये लगा कि वह मजिस्ट्रेट साहिबा मीरा को मार डालना चाहता है। लेकिन मीरा ने ऑर्डर कहकर सबको शांत कराया और कहा कि वह सही कह रहा है। उसके मन की तसल्ली के लिए उसे मेरे पास आ जाने दो और मुझे छूकर ये तसल्ली कर लेने दो कि वास्तव में मैं इंसान भी हूँ या भूत। उसके बाद मैं आप लोगों को ऐसे ही कहानी बताऊंगी कि दीपक जैसे मुजरिम को दुनिया की कोई अदालत नहीं बचा सकती। उस दिन मीरा ने अपनी माँ रमा जी और बाबा प्रताप जी को भी गांव से बुला लिया था। सभी लोग शांत हो गए। तब दीपक को 2 पुलिस वालों ने पकड़ा और मीरा के पास लेकर गए। उसने जब मीरा को छूकर देखा तब उसे तसल्ली हो गई कि हाँ, मीरा जिंदा है। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चमत्कार हुआ कैसे। तब मीरा ने विटनेस बॉक्स में अपनी माँ को बुलाया। रमा जी को देखकर दीपक फिर से आश्चर्यचकित रह गया और बोला, माँ आप भी जिंदा हैं? हाँ मेरे लाल, मैं भी अभी तक जिंदा हूँ। क्यों, अपनी माँ को देखकर तुम हैरानी हो रही है क्या? रमा जी ने कहा,
नहीं माँ, आप कैसे बातें कर रही हैं? आप तो मुझे बचा लेंगी ना माँ। आपने तो मुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है ना माँ। आपने मुझ में, अपनी बेटी में कभी भी कोई फर्क नहीं किया, तो आज भी जरूर नहीं करेंगी। ऐसा मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है माँ। दीपक ना चाहते हुए भी रमा जी की अच्छाई और सच्चाई सबके सामने बोल ही दिया। जब उसने इतना कह ही दिया, तब मीरा ने दीपक के वकील से कहा, रूही के केस के अलावा रमा जी ने दीपक के ऊपर जो केस किया है, उस अपराध के लिए जो धारा लगी है वह निराधार तो नहीं है ना? दीपक का वकील बोला, नो माय लॉर्ड, क्योंकि दीपक ने स्वयं स्वीकार किया कि उसकी मां ने अपनी बेटी और उसकी सौतेली बेटी में कभी कोई भेदभाव नहीं किया था। तो मीरा ने अपनी तरफ से जो सरकारी वकील था उससे कहा, आप अपना पक्ष रखिए। सरकारी वकील ने वह सारे सबूत मजिस्ट्रेट साहब के पास रख दी जो दीपक के खिलाफ रूही को मारने के संबंध में थी, इसे मीरा ने उसे दिया था। मीरा और रमा जी को रेलवे ट्रैक में बोरे में भरकर फेंकने के थे, क्योंकि दीपक ने स्वयं स्वीकार किया था और वहाँ उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया गया था। इस प्रकार दीपक को 1 करोड़ का जुर्माना, जो कि वह अपने फ्लैट को बेचकर ही चुका सकता था, और आजीवन कारावास की सजा हुई। वह अब कभी जेल से बाहर जा ही नहीं सकता था। दीपक को सजा मिलने से सभी लोग प्रसन्न थे, क्योंकि दीपक की हरकतों से सभी लोग परेशान थे। प्रताप जी ने रमा जी से कहा, बेटी, तेरी बेटी को तो मैं यूं ही साधारण से लड़की समझता था, लेकिन ये तो सचमुच ही बहुत ही बहादुर निकली। अगर तुझे कोई ऐतराज ना हो तो मेरा पोता भी मुंबई पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी है। उसे जब से मीरा को देखा है तभी से मुझे कह दिया था कि वह शादी करेगा तो उसी से, वरना वह शादी ही नहीं करेगा। और मीरा के लिए जितने भी नोट्स भेजना, कोचिंग की व्यवस्था करना, सब उसी ने किया था। लेकिन उसने ये सब बताने से मना कर दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मीरा को ऐसा लगे कि वह किसी के एहसान तले दब रही है। तब मीरा की माँ ने मीरा को ये सब बातें बताई तो उसने भी हाँ कह दिया, क्योंकि उसे भी एहसास हुआ कि सच में बिना किसी परेशानी के उसके सारे काम कैसे आसानी से हो जाते थे। इसलिए उसने एक पल भी बिना सोचे बेचारे हाँ कर दी, क्योंकि उसे अपने बाबा प्रताप जी के ऊपर पूरा भरोसा था। तब राहुल ने भी उसे धन्यवाद दिया कि उसे सच्चाई का साथ दिया और रूही को न्याय दिलाया। अब राहुल मीरा का भाई बनकर उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। वहीं गौरी की शादी मीरा ने अपने दोस्त मोहित के साथ करवा दी, जो आजकल एक बहुत अच्छा एक्टर के साथ साथ एक अच्छा वकील भी बन गया था। अब उन सबकी जोड़ी खूब जमने लगी। रमा जी भी अपनी बेटी के साथ ही रहती थी, ताकि मीरा को घर संभालने में ज़्यादा परेशानी ना हो। अब राहुल की मामी और मीरा की माँ की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उधर दीपक जीवन भर जेल की चक्की पीसता रहा और आंसू बहाता रहा कि उसने अपनी देवी समान माँ और पत्नी के प्यार को धोखा देकर कितनी बड़ी गलती की है, जिसकी सजा वह जीवन भर भुगत रहा है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वह वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।